खबर है, क्योंकि यमन पर इजराइल की इस एयर स्ट्राइक को लेकर इनपुट है कि आईडीएफ के लड़ाकू विमानों ने यहां पर बॉम्ब गिराए हैं। और अल होदेदा पोर्ट पर सबसे बड़ी एयर स्ट्राइक को लेकर जो खबर आई है, इजरायली फाइटर जेट्स ने पोर्ट पर यहां बमबारी की है। और अब आपको दिखा रहे हैं यमन में ये जो सबसे बड़ी स्ट्राइक हुई है, इसकी एक साथ 18 तस्वीरें टीवी9 भारतवर्ष पर आपके सामने हैं। ये तस्वीरें यमन पर बारूदी वर्षा की है। आप देख सकते हैं कैसे इजरायली हमलों में यमन में हूती के कई ठिकाने नेस्तनाबूद कर दिए गए। आईडीएफ की तरफ से यह दावा किया गया है कि हूती के तमाम ठिकानों को हमने बनाया है निशाना। ये तस्वीरें गवाही दे रही हैं इजराइल के बदले की, साथ ही बता रही हैं कि यमन को इस हमले से कितनी बड़ी चोट पहुंची। हालांकि इसमें इंपॉर्टेंट समीर अब अगली खबर है, क्योंकि यहां किस तरीके से यमन पर हमले को नेतन्याहू खुद मॉनिटर करते रहे। हमले की तैयारी से लेकर बमबारी तक उन्होंने लाइव हमलों को कैसे अंजाम दिया गया ये देखा। और वॉर टीम के साथ वॉर रूम में ही नेतन्याहू की मौजूदगी की ये तस्वीरें भी अब सामने आई हैं। सेना को हमले का दिशा निर्देश देते हुए वो यहां पर साफ तौर पर नजर आए हैं। तो अब जिस तरीके से इस वॉर रूम में रहते हुए यमन पर अटैक को मॉनिटर किया गया है, इजराइल ने ये तस्वीरें जारी कर बता दिया कि दूर कई किलोमीटर दूर बैठकर भी वो हमले को किस तरीके से अंजाम दे रहा था। जी हां, ये तस्वीरें अपने आप में ये बताने के लिए काफी हैं कि तेल अवीव पर जो भीषण हमला अंजाम दिया गया था और जिसकी बाकायदा हूती ने जिम्मेदारी ली थी कि ये हमले हमने अंजाम दिए हैं। तेल अवीव को सबसे बड़ा दर्द देने की कोशिश की गई है और उसमें हम कामयाब रहे हैं। उसका सीधे तौर पर बदला लिया गया है इजराइल की तरफ से। ये जो तस्वीरें सामने आई हैं ये बता रही हैं कि नेतन्याहू खुद किस कदर इन्वॉल्व रहे ऐसे वक्त में जब अल होदैदा पोर्ट को इजरायली डिफेंस फोर्सेस निशाना बना रही थी अपने फाइटर जेट्स के जरिए। वॉर रूम में नेतन्याहू की मौजूदगी अपने आप में बहुत खास रही। यमन से बदले की रणनीति नेतन्याहू ने तैयार की। ये तस्वीरें बाकायदा इस हमले के बाद जारी की जाती हैं। हूती के खिलाफ ऑपरेशन को आउटस्ट्रेच्ड आर्म ये नाम दिया गया है, यानी इजराइल एक तरह से बाहें फैलाने की कोशिश कर रहा है। हमलों का दायरा आने वाले वक्त में और बढ़ सकता है। ये मैसेज है क्या? हमले की तैयारी से लेकर बमबारी तक वॉर रूम में खुद इजराइल के पीएम बेंजामिन नेतन्याहू मौजूद रहे। वॉर टीम को हमले का दिशा निर्देश देते वो इस वीडियो में नजर आ रहे हैं। अल होदैदा में तबाही देखना चाहते थे नेतन्याहू, वो अहम पोर्ट रेड सी का जिसके जरिए ईरान से हथियारों की सप्लाई होती है यमन को, वो पोर्ट बर्बाद कर दिया गया है। और इस हमले में यमन को जबरदस्त नुकसान हुआ है और इस तबाही को अपनी आंखों से मॉनिटर रूम में बैठकर देखते नजर आए नेतन्याहू। सुरभि बिल्कुल। और अब देखिए नेतन्याहू का बयान भी हमले के बाद सामने आया है, जहां हुती और हिजबुल्लाह हमास दुनिया के लिए खतरा। अब इस ट्रिपल एच को लेकर कैसे मिडिल ईस्ट में हालात थे इसको लेकर तो हम चर्चा करते थे, लेकिन इजराइल से अब नेतन्याहू का यह बयान सामने आना, निनाद इस पर आपसे सवाल करूंगी, क्योंकि हुती हिजबुल्लाह हमास दुनिया के लिए खतरा बताए जा रहे हैं। अल होदैदा पोर्ट, हुती का सप्लाई रूट नेतन्याहू ने जिस तरीके से टारगेट किया, इस बारे में सिवात सर ने भी कहा। और पोर्ट के जरिए हुती को ईरानी हथियार मिलते हैं और इसी पोर्ट से इजराइल पर ड्रोन हमला हुआ था। और मनीष झा मेरे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। बेंजामिन नेतन्याहू का वो बयान हमने सुना जिसमें हमले के बाद यमन को एक बहुत कड़ा संदेश देने की कोशिश मनीष की गई है, लेकिन सवाल जहन में वही कि क्या यमन अब रुकेगा? देखिए, इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू अमेरिका जा रहे हैं। अमेरिका में उनको बाइडेन से मिलना है, अमेरिकी कांग्रेस को संबोधित करना है। उससे ठीक पहले उन्होंने दरअसल मध्यपूर्व में एक बड़े जंग का ऐलान कर दिया है। ये बात सही है कि इजराइल ने जैसा हमला किया, जिस तरह का बदला लिया, वो बहुत बड़ा काम है, इसमें कोई दो राय नहीं है मिलिट्री स्ट्रेटेजी के हिसाब से। लेकिन आगे क्या होगा? क्या इजराइल हूती रुक जाएगा? हरगिज नहीं। हूती के खिलाफ कैपेबिलिटी है, वो भी हमने देख लिया। देखिए, हूती वही फोर्स है जिसने अमेरिका को रेड सी में हालत खराब करके रख दी है। अमेरिकी एयरक्राफ्ट कैरियर को वहां से हटना के लिए मजबूर कर दिया है। अगर लगातार हूती की तरफ से हमले होते रहेंगे इजराइल के ऊपर भी, क्योंकि हूती के पास भी कैपेबिलिटी है, हूती ने भी तेल अवीव में ड्रोन भेजे थे, तो हूती हमला करता रहेगा, हिजबुल्लाह हमला करता रहेगा, हमास का ऑलरेडी टेंशन है, तो इजराइल के लिए मुसीबत बढ़ रही है, मुसीबत घट नहीं रही है। भले ही दिखाने के लिए सही वो कह सकते हैं कि हमने बदला ले लिया, लेकिन आने वाले दिनों में उनके सामने ज्यादा बड़ा संकट है,
कम से कम दूर से अगर देखें तो यही दिखाई देता है और यही बात पूरी दुनिया समझ रही है। बिल्कुल बिल्कुल सही आपने मनीष कहा। ऐसे में आने वाले वक्त में कितनी तबाही, कितनी बर्बादी अभी और होना बाकी है, यह सवाल जहन में आता है। और यमन पर F-16 और F-35 से हवाई हमलों को अंजाम दिया गया है। इजराइल के 8 F-35 विमानों ने यमन के ऊपर की जोरदार बमबारी। यमन पर 5 F-16 फाइटर जेट्स ने भी बम बरसाए। इजरायली लड़ाकू विमानों ने किस तरह से यमन में बरसाई तबाही, उसके बाद क्या हुआ, ये तस्वीरें इसकी सीधे तौर पर दे रही हैं गवाही। F-16 और F-35 से की गई यमन पर बारूदी वर्षा। और अब यमन पर हमले के बाद आईडीएफ प्रवक्ता का बयान भी, जहां आपको बता दें 9 महीने से इजराइल पर हुती का हमला और प्रॉक्सी अटैक रोकने के लिए हुती को बारूदी जवाब। हुती ने निर्दोष इजरायली नागरिकों को मारा है, लेकिन इसमें टाइमिंग बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। क्विक रिस्पॉन्स निनाद आपसे, जो बात मनीष ने कही, अमेरिकी विजिट से पहले हमास का खात्मा, हिजबुल्लाह पर अटैक और अब हुती। एक्सिस ऑफ इविल, ट्रिपल एच का भाषण आप सुनेंगे अभी अमेरिकी कांग्रेस में। मुझे लगता है कि अगर ट्रंप आते हैं पावर में तो उनकी दिक्कतें कम होंगी, ज़्यादा नहीं होंगी, क्योंकि ट्रंप ऑलरेडी मूड में है कि ये एच का खात्मा किया जाए। मुझको ये भी लगता है कि ईरान के लिए अब ऑप्शंस 2 ही रह गए हैं, या तो अपनी प्रॉक्सीज को ज़्यादा सप्लाई करें जो खतरनाक है, या डायरेक्ट अटैक में आए। दोनों ऑप्शन खतरे के बिना नहीं है। तो मुझको लगता है कि अब जो पड़ला है वो बदल रहा है मिडल ईस्ट में, और वो इजराइल के पक्ष में जाएगा, क्योंकि जब लड़ाई की बात आती है तो इजराइल को इस तरह से 2-4 इधर उधर आप मिसाइल छोड़ सकते हैं, फ्रंटल फाइट विद इजराइल बहुत मुश्किल होती है, जो अब आपको मेरे को लगता है आने वाले दिनों में पता लगेगा।